हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 11th क्लास की फिजिक्स और चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एक सरल रेखा में गति यानी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और इस चैप्टर का बच्चों आज रहेगा लेक्चर नंबर 9 यानी 9वां व्याख्यान है। और आज के लेक्चर में बच्चों हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एक समान त्वरित गति के लिए गति के समीकरण। देखो बच्चों, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपने देखी होंगी, जैसे कि कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, अचानक ब्रेक लेते हैं और वो कार 10 मीटर चल के रुक जाती है, तो कितने समय में रुक जाएगी और इसमें कितना मंदन हुआ इस क्रिया में। तो इस टाइप के सवाल आपने अपनी टेक्स्ट बुक में देखे होंगे बच्चों। तो इस तरीके के सवालों को, न्यूमेरिकल्स को यानी आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए हमें कुछ समीकरणों की आवश्यकता पड़ती है। उन्हीं समीकरणों की चर्चा करने आज जा रहे हैं। यानी ये जो समीकरण हैं बच्चों वो एक समान त्वरित गति में ही लागू होंगी, ये ध्यान रखना। अब एक समान त्वरित गति, असमान त्वरित गति या एक समान गति, ये सब चीज़ें आप पीछे सीख चुके हैं, इसलिए ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो इन समीकरणों की स्थापना करने जा रहे हैं बच्चों आज। जो समीकरण होती हैं गति की, वैसे आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ी होंगी, लेकिन हम यहाँ फिर सिखाएंगे, शायद कुछ बच्चों ने न पढ़ी हों। यानी उन समीकरणों की स्थापना करनी है, डेरिवेशन करना है, निकालना है उनको, वो इक्वेशन कैसे आई। अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ वो कौन सी इक्वेशन है, आ जाएंगी सामने जब सिद्ध करेंगे। तो बच्चों उन इक्वेशंस को निकालने के लिए दो मेथड हैं आपकी बुक में। एक तो है ग्राफिकल मेथड यानी ग्राफ विधि द्वारा, और एक है इंटीग्रेशन मेथड यानी समाकलन विधि द्वारा भी उन समीकरणों को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम ग्राफ की सहायता से उन समीकरणों को प्राप्त करेंगे, उनकी स्थापना करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक एक समान त्वरित गति के लिए गति के समीकरण, दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, हाँ ठीक, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एक समान त्वरित गति के लिए बात हो रही है, दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन वहाँ नहीं लिख रहा बच्चों, मैं नीचे लिख देता हूँ एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो आज का टॉपिक इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर बच्चों? तो देखें, इसके लिए हमें एक ग्राफ प्लॉट करना होगा बच्चों। तो हम एक काम करते हैं, पिछले लेक्चर में हमने भिन्न भिन्न प्रकार के ग्राफ आपको सिखाए थे। तो बच्चों उसी टाइप का एक ग्राफ ये मैं खींच लेता हूँ। हमने कई प्रकार के ग्राफ सिखाए थे, ग्राफ को पढ़ना सिखाया था कि ग्राफ से हम उस वस्तु की गति का अध्ययन कैसे कर सकते हैं। तो उन्हीं में से एक प्रकार का ग्राफ आपने ये भी पढ़ा था बच्चों। ऐसा ग्राफ पढ़ा था जो मूल बिंदु से प्रारंभ न होकर किसी अदर पॉइंट, किसी भिन्न बिंदु से स्टार्ट हुआ था। और एक्स अक्ष पर बच्चों हमने क्या लिया था, समय, और वाई अक्ष पर क्या लिया था, वेग, वेलोसिटी। और ये वस्तु बच्चों कैसी गति कर रही है, एक समान त्वरित गति कर रही है। यानी समान समय अंतरालों में, भिन्न भिन्न समान समय अंतरालों में जो वेग परिवर्तन है वो समान होता है। ठीक है ना? यानी त्वरण जो बढ़ रहा है वो एक नियत दर से, जो वेग बढ़ रहा है वो नियत दर से बढ़ रहा है। यानी त्वरण जो है वो कांस्टेंट है, त्वरण नहीं बढ़ रहा बच्चों, फिर तो वो असमान त्वरित गति हो जाएगी। यानी वेग बढ़ रहा है और एक समान दर से बढ़ रहा है तो ग्राफ ऐसा आता है। ज़्यादा चर्चा नहीं, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम सिखा चुके हैं। तो
इसका अर्थ क्या हुआ, इनिशियल पॉइंट यानी मूल बिंदु ये है, और वस्तु जब चलना प्रारंभ हुई तो उसका इनिशियल पॉइंट ये है। इस बिंदु को मैं मान लेता हूँ ए पॉइंट, और इस समय उसका जो वेग था बच्चों वो u मान लिया, यानी यहाँ पर इस ग्राफ पर जो वैल्यू आएगी वो कुछ ना कुछ तो होगी, और ये बिंदु B तक गई तो इसके संगत वेग देखेंगे। यहाँ से लंब गिराएंगे इधर, ठीक है ना, यहाँ से लंब गिराएंगे, ये जिस पॉइंट पर आया वो वेग है v। बात समझना बच्चों, जैसे ये ग्राफ है, मैंने ये यहाँ से लंब गिराया तो यानी इस पॉइंट पर बी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है बच्चों वो कितनी है, v पॉइंट पर वेलोसिटी v, और ए पॉइंट पर जब गति प्रारंभ हुई थी तो वेलोसिटी थी u। अब मैं यहाँ से भी लंब गिराता हूँ समय अक्ष पर, तो मान लीजिए ये समय है t, यानी वस्तु 0 सेकंड से स्टार्ट हुई और कहाँ तक चली है, कहीं तक चली हो, हम उसका अध्ययन t समय तक कर रहे हैं, बिंदु B तक, हो सकता है और भी आगे गई हो, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। अब ये जो वक्र है, ये जो ग्राफ है, VT ग्राफ जो हमने खींच लिया, ये कितना कोण बना रहा है, तो इसके लिए हमें x अक्ष के समांतर रेखा खींचनी होगी जो कि इस रेखा पर लंब होगी, तो ये समकोण त्रिभुज हुआ। तो देखें बच्चों, ये जो कोण बना वो हमने मान लिया थीटा, यानी ये एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। पिछले लेक्चर में इसको बहुत डिटेल में हमने समझाया था। यानी यहाँ क्या हुआ, इस पॉइंट को मैंने ए माना है ना, यहाँ लिख दूँ ए, ये पॉइंट ए है बच्चों, यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ जगह थोड़ी सी साफ सी ही रखिए। ये जो लंब गिराया बच्चों थोड़ा तिरछा हो गया, सीधा कर लें इसको। ये जो हमने लंब गिराया वो थोड़ा सा तिरछा सा लग रहा है, अब कुछ कुछ ठीक है। तो बात समझ में आ गई बच्चों, ये पॉइंट ए हुआ, ये बी हुआ, ठीक है ना। अब देखें इस गति से हमें क्या पता लग रहा है कि वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, यानी u प्रारंभिक वेग से चलना स्टार्ट हुई है। प्रारंभिक, बच्चों में केवल इतना लिख देता हूँ यानी प्रारंभिक है, लेकिन बच्चे भूल जाएंगे, फिर प्रा ही लिखेंगे। मैं एक बार तो लिख ही दूँ, लेकिन आगे बच्चों प्रारंभिक ही लिखा करोगे। प्रारंभिक प्रारंभिक वेग कितना है u, और ये किसके बराबर होगा, ये वैल्यू कितनी होगी u, OA कितनी होगी बच्चों, OA का मान कितना है u, क्योंकि प्रारंभिक वेग u है, ठीक है ना बच्चों। प्रारंभिक वेग हो गया u। अब मैं नाम डाल देता हूँ ऐसे A B, इसको डाल दिया C, इसको डाल दिया D, इसको डाल दिया इस पॉइंट को E। तो यानी इतनी लेंथ u हो गई, तो ये भी u होगी, यानी EC भी कितनी होगी, बराबर EC, यानी ये भी u होगी, यानी OA u और EC भी u, ठीक है। अंतिम वेग जो वस्तु का अंतिम वेग है, यानी वस्तु कहाँ पर रुकी, बी बिंदु पर जाके रुकी नहीं बच्चों, हम टी समय तक का अध्ययन कर रहे हैं कि टी समय पर उसका वेग कितना हो गया v। तो 0 से लेकर टी समय तक की गति का अध्ययन कर रहे हैं, यानी वस्तु जब चली तो उसका वेग u था और टी समय बाद उसका वेग v हो गया। तो टी समय की ही गति की बात कर रहे हैं, वस्तु तो अभी भी चल रही है।
तो अंतिम वेग कितना है बच्चों v, और ये किसके बराबर होगा ओ डी के, और किसके बराबर होगा, यानी ओ से लेके डी तक ये डिस्टेंस कितनी हो गई v। बात समझ रहे हैं, ओ से लेके डी तक ये डिस्टेंस v। तो देखें बच्चों ये डिस्टेंस भी v, ई बी बराबर ई बी। बात समझ गए। अब देखें, अब हमें गति की समीकरण निकालनी है। तो बच्चों हमने बताया था कि ये जो वक्र होता है उसकी प्रवणता त्वरण को प्रदर्शित करती है। तो देखें इस गति में यानी जो त्वरण है वो नियत है। त्वरण कैसा है बच्चों, नियत। इसीलिए तो सरल रेखा आया है, एक समान त्वरित गति है, वो तो ऊपर ही लिख दिया है। और वो है कितना a, वो त्वरण मान लिया कितना है a है, नियत त्वरण। तो बच्चों त्वरण a कितना होगा, ये पीछे आप सीख के आए हैं कि वीटी ग्राफ या वीटी वक्र, वक्र तो ये बना ए बी, वीटी वक्र कौन सा है वो ए बी की प्रवणता, स्लोप, ढाल, ढलान जिसको कह सकते हो की प्रवणता बराबर वीटी वक्र की प्रवणता कितनी होगी बच्चों, ये एक्स एक्सिस से या समय अक्ष से कितना कोण बना रही है थीटा का, तो उसका टेंजेंट लेना है यानी टेन थीटा। ए निकल के आ रहा है। तो ए बराबर कितना आया बच्चों, टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी। और बी सी कितना होगा बच्चों, ये अभी हमें पता नहीं है कितना है। तो हम अगर देखें, अगर हम ई बी में से ई सी घटा दें, ई बी में से ई सी घटा दें तो कितना रह गया बी सी, ठीक है। यानी बी सी की जगह कितना लिख सकते हैं, ई बी माइनस ई सी बटे ए सी, ए सी ये लिखने को रह गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इस अक्ष की तो बातें लिख दी बच्चों, ए सी समय कितना लगा है इसमें, यहाँ लिख दूँ, चलो यहाँ लिख देते हैं, ये आप इन्हीं के साथ लिख लेना, यहीं लिख देते हैं लाइन खींच के। ये जो ओ ई है, ओ ई, ओ से लेकर ई तक की जो डिस्टेंस है वो किसको प्रदर्शित कर रही है, समय टी को। और ये किसके बराबर है, ए सी के। देखो ये और ये बराबरी तो होंगी, बराबर ए सी बराबर, सॉरी बच्चों आज थोड़ा सा पता नहीं क्या, ए सी ए सी बराबर टी। देखो ये टी, ये भी टी बटे ए सी। अब वैल्यू रखते हैं तो ए बराबर कितना आया यहाँ से देखें, ए बराबर ई बी। अब यहाँ लिखा है ई बी कितना है बच्चों, वी है, ये समझा दिया है मैंने। ई बी की वैल्यू वी रखनी है। वैसे भी ई वी, ई से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है वो वी के बराबर है, माइनस ई सी, ई सी दैट इज ई सी, यानी ये किसके बराबर है, यू के। यहाँ भी लिख रखी है ए सी कितना है, यू बटे ए सी, ए सी अभी बताया था टी, ए सी इसके बराबर होगी और ये है टी के बराबर, तो बटे टी। तो बी माइनस यू क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये तो जानते हैं, तो b माइनस यू अपॉन 1 लिख सकते हैं ना। तो b माइनस यू बराबर कितना आया, a इंटू टी, u को इधर पहुंचा दें तो क्या मिल गया, v बराबर u प्लस ए टी। तो ये बच्चों एक समीकरण मिल गई। अगर इस समीकरण में से कोई सी तीन राशियां, चारों राशियां वेरिएबल हैं, यहाँ चार राशियां दिखाई दे रही हैं आपको, एक अंतिम वेग, एक प्रारंभिक वेग, एक त्वरण, एक समय, ठीक है ना। तो इन चारों में से कोई सी तीन दी हों तो हमें चौथी मिल जाएगी।
VUA दिया है तो समय मिल जाएगा, UAT दिया है तो V मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो कोई सी 3 राशियां दी होंगी तो चौथी हमें मिल जाएगी। ये आ गई समीकरण नंबर 1 और इसे कहते हैं एक समान त्वरित गति का प्रथम समीकरण। प्रथम समीकरण आ गया। इकट्ठे में बाद में लिख दूंगा बच्चों, परेशान न हो। पहला समीकरण हमने प्राप्त कर लिया, देखिए ग्राफ की मदद से। तो ग्राफ कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और बच्चे ग्राफ से डरते हैं। तो गति का प्रथम समीकरण आ गया, यही आपको नोटबुक पर नोट करना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलेंगे गति के द्वितीय समीकरण को निकालने की कोशिश करेंगे बच्चों। ओके, तो टेक अ स्क्रीनशॉट। हाँ तो बच्चों अब आगे चलते हैं। अब निकालते हैं सेकंड इक्वेशन, यानी गति की द्वितीय समीकरण। गति की द्वितीय समीकरण निकालते हैं बच्चों। सेकंड इक्वेशन, द्वितीय समीकरण आपने पढ़ रखी होंगी ये पहले से। तो हो सकता है जो बच्चे भली भांति इनको जानते हैं वो ये कहेंगे सर हमें तो इस वीडियो को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, हम तो जानते हैं ये। तो चलिए बच्चों कोई बात नहीं, जो जानते हैं वो ना देखें और जिन्होंने नहीं सीखा है वो सीख लें। तो देखें सेकंड इक्वेशन जब निकालनी है फिर वही बात करेंगे हम कि हमें पता है कि त्वरण A बराबर क्या होता है, VT वक्र की प्रवणता। ये बात सब मैं एक साथ सारांश लिखूंगा बच्चों, तब सब बातें एक साथ आपको याद रहेंगी। तो A बराबर tan थीटा और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी BC बटे AC, BC बटे AC। तो बराबर BC पता नहीं, BC ही रहने दीजिए, बराबर BC बटे, क्योंकि BC की यहाँ कोई चर्चा नहीं की है, BC कितना है अभी हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे। और AC हमें पता है T के बराबर है, यहाँ लिखा है, देखो हटाया नहीं है मैंने, इसीलिए AC कितना है T, तो यहाँ लिख दिया T। तो A बराबर कितना आ गया बच्चों, यहाँ से A बराबर BC बटे T। इसका क्या मतलब है कि हमें BC मिल गया A इंटू T, इतना मिल गया बच्चों। ए में रेक्टेंगल में बंद कर देता हूँ, BC मिल गया। अब देखें बच्चों, हम ये देखना चाहें कि वस्तु T समय में कितनी दूरी चली है, क्योंकि हम 0 से लेकर T समय तक की गति का अध्ययन कर रहे हैं। तो इतने समय अंतराल में उसने कितनी दूरी तय की है उसकी गणना करनी है। तो आपको पता है बच्चों कि जो चली गई दूरी है वस्तु द्वारा वो हमने पीछे बताई है। कहाँ लिख दें, चलो यहीं हो जाएगा काम, यहीं से लिखते हैं। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितनी होती है कि VT वक्र जो है, ये वक्र VT वक्र तथा समय अक्ष, यानी इस अक्ष की बात हो रही है, तथा समय अक्ष से घिरी आकृति का क्षेत्रफल। जब ग्राफ पढ़ाए थे तब ये समझा दिया था। जिन बच्चों ने वो ग्राफ वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले उनको देखें, तभी ये समझ में आएगा। तो VT वक्र बच्चों कौन सा रहा, AB, और समय अक्ष रही AB। तो इन दोनों ने कौन सी आकृति घेरी है, तो देखिए ये वाली आकृति घिर गई। यहाँ से लेकर, मैं डार्क कर दूँ इस आकृति को, यहाँ से शुरुआत हुई और ये और ये और ये, यही तो आकृति घिरी। यानी आकृति
कितनी, वो क्या, ओ ए बी ई ओ, ओ ए बी सी ई और फिर लौट के आ गए ओ, पूरी आकृति कवर हो गई का क्षेत्रफल। तो बच्चों अब हमें ये क्षेत्रफल निकालना है जो मैंने यहाँ पर डार्क कर दिया है। देखिए ये डार्क कर दिया है, इस क्षेत्रफल को निकालना है। तो इस क्षेत्र में आपको दो आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं, एक तो ऊपर त्रिभुज दिखाई दे रहा है और एक नीचे आयत दिखाई दे रहा है। वैसे एक समलंब भी दिखाई दे रहा है, हम समलंब का क्षेत्रफल भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी अलग अलग कर लेते हैं। देखो एक तो आकृति ये दिख रही है और एक ये समकोण त्रिभुज, क्योंकि 90 अंश इसका क्षेत्रफल निकालना है, प्लस ये आयत दिखाई दे रहा है, ये आयत दिखाई दे रहा है, इसका क्षेत्रफल दोनों का जोड़ दें तो इस आकृति का क्षेत्रफल आ गया। तो वस्तु द्वारा चली गई दूरी को हम लिख लेते हैं s। तो बच्चों इसके बाद मैं यहाँ लिख लेता हूँ, चलो यहीं कर लेते हैं, s बराबर आकृति, सॉरी अब आकृति मत लिखो, अब लिख दो ये क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल संक्षेप में लिख दें, प्लस आयत, कितना ही संक्षेप करो जगह नहीं बचती, OACE का क्षेत्रफल लिखा है बच्चों ये, ठीक है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो S बराबर, छोटा s है ये, S बराबर ABC समकोण त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 आधार गुणा लंब। तो आधार कितना है AC गुणा लंब कितना है BC। ठीक है बच्चों, बात समझ रहे हैं। प्लस आयत OACE, इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, OA इंटू यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, OE गुणा OA, लंबाई हो गई OE और चौड़ाई हो गई OA। किसी को लंबाई मान लो, किसी को चौड़ाई मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का गुणा होना है। तो अब देखें बच्चों, S बराबर 1/2, AC कितना है वैल्यू रखते चलिए, देखिए AC है T, AC है T। मैं यहाँ समझा रहा हूँ, यहाँ भी लिखा हुआ है, आप यहाँ से मैच कर लेना। अब मैं यहीं से बताया करूँगा। BC देखिए, BC अभी निकाली थी 80, अभी निकाली थी, वो वाली वैल्यू यहाँ रखते हैं, कितनी है ये 80, प्लस OE, O से लेके E T इंटू OA, O से लेके A तक U, ये आया। अब इसके बाद का मैं यहाँ कर देता हूँ, तीर लगा देता हूँ, आपको कन्फ्यूज़न ना हो। इसके बाद आपको यहाँ नोट करना है बच्चों, पहले कॉपी पर यहाँ तक नोट करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ आ जाएंगे। तो S बराबर, सॉल्व करिए, ये UT हो गया ना बच्चों, 1/2 T प्लस AT इंटू UT का गुणा और करना है इसमें। तो S बराबर कहीं प्लस, ये क्या हो गया, प्लस है, ये हमने इंटू कर दिया, ये तो UT हो ही गया, कहीं कुछ दिक्कत, हाँ ओ हो बच्चों, यहाँ इंटू था, मैं यहाँ प्लस लिख गया हूँ, दैट इज़ सिली मिस्टेक, गलती मामूली है, लेकिन इसने पूरी समीकरण ही गलत कर दी बच्चों। यहाँ इंटू है ना, ये समझ रहे हैं। तो 1/2 यहाँ भी फिर सही करना पड़ेगा, अरे फिर सभी हटा देते हैं बच्चों, ठीक है, सभी हटाइए, सब हटा देते हैं। उसके बाद जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, इससे वीडियो लेंथी ना हो जाए बच्चों।
एस बराबर, एक बार गलती हो जाए तो बहुत झेलना पड़ता है उसको। तो एस बराबर ये कितना हो गया, पहले इसको लिख लूँ मैं, u इंटू टी, यू टी हो गया, यू टी प्लस इस वाले को लिख देता हूँ 1/2 ए और टी टी स्क्वायर हो गए, ए इंटू टी स्क्वायर। यही आ गई बच्चों गति की द्वितीय समीकरण। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको मैं चाहता तो यहाँ भी लिख देता एस बराबर यू टी हल करके, या पहले ये वाला पद सॉल्व कर दूँ। एस बराबर, बच्चों को कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए क्योंकि सब प्रकार के बच्चे हैं, कुछ कमज़ोर बच्चे भी हैं। 1/2 ए टी स्क्वायर ये वाला पद हो गया प्लस यू टी ये हो गए, ठीक है। अब पहले मैंने इसको लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, जिससे सब बच्चे एक तरीके से याद करें। इधर लिख देने से इधर लिखने से इक्वेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा बच्चों, लेकिन जब सर पूछें कि बच्चों इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और मोशन बताइए, तो सीधी सी एक रिदम निकले कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सिर्फ इसलिए मैंने उसको पहले लिखा है, कोई सा पहले लिख सकते हो। और थोड़ा फ़र्क इतना है कि इसमें समय में 1 की घात है, यहाँ 2 की घात है, तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, 1 घात वाला पहले, 2 घात वाला बाद में, 3 घात का होता तो उसके बाद में, बस सीक्वेंस बनाने के लिए किया है। तो ये हो गई बच्चों गति की द्वितीय समीकरण। इनको याद कर लेना। एक न्यूमेरिकल आता है इस टाइप का, आपके 11th के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड होगा। उसमें दिया होगा कि कोई वस्तु इतनी स्पीड से जा रही है, इस टाइप के सवाल दिए होंगे कि ये हुआ कि ये हुआ कि ये हुआ, तो ये बताओ। तो अब इसमें कितनी चर राशियाँ हैं बच्चों, 1 2 3 4। देखो, एक है त्वरण, एक है समय, एक है प्रारंभिक वेग, और एक क्या है, उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी। तो वो वस्तु टी समय में कितनी दूरी तय करेगी, इससे पता कर सकते हैं। इनमें से कोई सी 3 राशियां दी हों तो चौथी पता चल जाएगी। u दिया है, t दिया है, a दिया है, तो हमें s पता चल जाएगा। s दिया है, u दिया है, t दिया है, तो a पता चल जाएगा। समझ रहे हैं, s दिया है, u दिया है, a दिया है, तो t पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलेंगे गति के तृतीय समीकरण पर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें बच्चों, देरी न करें, वीडियो लेंदी न होने दें। टेक अ स्क्रीनशॉट इमीडिएटली। तो बच्चों अब आगे चलते हैं। अब हम निकाल रहे हैं गति की तीसरी समीकरण, यानी गति का तृतीय समीकरण निकाल रहे हैं। तो अभी हमने देखा, अभी क्या देखा, पीछे से सीख के आ रहे हैं कि वस्तु द्वारा जो तय की गई दूरी s है वो क्या होती है, vt वक्र तथा समय अक्ष से घिरी जो आकृति बन रही है उसका क्षेत्रफल। देखो मैंने डार्क किया था, वही बात फिर दोबारा, पिछले समीकरण में भी मैंने इसी की चर्चा की थी, इसी बात की चर्चा की थी कि जो वक्र है वो समय अक्ष से कितना क्षेत्रफल घेरे हुए है, वही क्षेत्रफल वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होता है। बात समझ रहे हैं ना। तो अभी हमने क्या किया था कि 2 टुकड़ों में कर लिया था कि इसको, इस आकृति का जो बनी बच्चों, ये आकृति जो बनी, इसके हमने अभी 2 टुकड़े कर लिए थे। एक तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया था और एक आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया था। अब हम क्या करते हैं कि इन टुकड़ों को अलग अलग नहीं कर रहे बच्चों। अब हम क्या कर रहे हैं, पूरी आकृति को एक मान के कर लेना। पूरी आकृति को एक मान के करने का क्या मतलब है, ये आकृति क्या बनी, समलंब। ये तो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ के आए हैं, क्या बना, समलंब बना। तो अर्थात वस्तु द्वारा तय की गई दूरी s बराबर vt वक्र तथा समय अक्ष से घिरी आकृति का क्षेत्रफल, दैट इज s बराबर, वो आकृति है कौन सी, उसका नाम लिख दो, OABCEO, OABCEO, OABCEO आकृति का क्षेत्रफल। एक बात और लिख लेना इससे पहले, यहाँ पर s बराबर ऐसे लिखना बच्चों, थोड़ा और सुविधा हो जाएगी आपके लिए। क्या सुविधा हो जाएगी, यहाँ पर लिखना s बराबर,
यहाँ लिखोगे यहाँ, अब यहाँ जगह नहीं बची तो मैं ऊपर लिख देता हूँ ऐसे, समलंब। इस आकृति का क्या नाम है? समलंब। तो समलंब OABCEO आकृति का क्षेत्रफल। तो समलंब का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों? 1/2। समांतर भुजाओं का योग, तो यहाँ समांतर भुजाएं कौन सी हैं? एक है OA प्लस EB, OA प्लस EB इंटू दोनों के बीच की दूरी, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, एक रेखा ये, एक रेखा ये, दोनों समांतर हैं बच्चों। देखो ये और ये समांतर हुई, इनके बीच की दूरी ये हुई या ये हुई, एक ही बात है, या तो ये कह लें या ये कह लें, यानी OE। क्लियर? एक बात और बता दें बच्चों, ये जो तीसरी समीकरण है वो संबंध बताएगी V, U, V और A और S में। इसमें समय का कोई टर्म नहीं होगा। ये इक्वेशन जो हम निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बच्चों वेरिएबल जो थे 5 थे यहाँ पर। कौन कौन से? एक था U, एक V, एक ये और एक T और एक S। तो हमने जो पहली समीकरण बनाई वो बन गई इनमें संबंध स्थापित करने के लिए, U, V, A और T में। 4 ही चर राशियाँ हैं तीनों समीकरणों में, ये देखना। तो पहली समीकरण में किस किस में रिलेशन आया था? U में, V में, A में और T में। दूसरी में किस किस का आया? S में, T में, A में और U में। ये दूसरी समीकरण हो गई। अब हम किसे छोड़ रहे हैं? टाइम को। अब हम किस में रिलेशन निकाल रहे हैं? U में, V में, A में और S में। तो टाइम का यहाँ कोई पद नहीं लेना है, टाइम को हम एलिमिनेट करके चलेंगे। तो अब देखें बच्चों, S बराबर 1/2 OA किसके बराबर हुआ? U के, प्लस EB, E से लेके B तक की जो डिस्टेंस है उसको लिखा जा सकता है EB। तो देखो यहाँ से यहाँ तक है V, देखो यहाँ से यहाँ तक V है, ये कितनी है? U। यहाँ से यहाँ तक U हुई ना बच्चों ये, और यहाँ से V से लेके यहाँ तक है V। तो V इतनी है, U इतनी है, V में से U घटा दी तो BC रह गई, यानी ये रह गई V माइनस U। कितनी? यहाँ से लेकर B से लेकर C तक। क्लियर हुई बात? तो EB की जगह कितना लिख सकते हैं? सॉरी बच्चों, क्या है, क्या कर लिया हमने? EB तो B ही हुआ, ये क्या सोच लिया हमने? BC क्यों निकाला? चलो अब वो लिख गया, उसे लिखा रहने दो। EB तो बच्चों किसके बराबर है? देखो मैंने ये बनाया है, E से लेके B तक की जो डिस्टेंस है वो B है, ये बनाई थी, ये B है ना, ये B से लेके E तक V है, U प्लस V इंटू OE। चलो हो सकता है उसकी हमें ज़रूरत पड़े, वो जो लिखा है OE कितनी है बच्चों? T। लेकिन हम क्या बता रहे हैं कि तीसरी समीकरण में टाइम आएगा ही नहीं, हम इसमें और इसमें संबंध निकाल रहे हैं, तो टाइम नहीं आएगा, तो इस टाइम को हटाना है। तो अब हम एक काम करते हैं, वही त्वरण A बराबर BT वक्र की प्रवणता, ये आप लिखोगे BT वक्र की प्रवणता बराबर tan थीटा। इतना तो सीख गए। तो A बराबर tan थीटा कितना हुआ? BC बटे AC। और जो, हाँ BC तो चलो जो है वो रहने दीजिए। तो AC किसके बराबर है? OE के। तो AC की जगह हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि हम इसको बदलना चाहते हैं, टाइम को ख़त्म करना चाहते हैं। ख़त्म करने का मतलब समय को तो कोई ख़त्म नहीं कर पाएगा बच्चों, इस समीकरण से हटाना चाहते हैं। ख़त्म करने का मतलब ये है कि हमें ऐसी समीकरण निकालना है जिसमें T आए ही ना। ठीक है ना बच्चों? तो OE
किसके बराबर, ए सी के। तो ए सी की जगह हम क्या लिख देते हैं, ओ ई, क्योंकि हमें ओ ई निकालना है, ओ ई हटाना है, तो उसकी जुगाड़ कर रहे हैं बच्चों, हटाने की। तो ओ ई बराबर कितना आ गया, बी सी बटे ए, और बी सी बटे ए, और बी सी मैंने बताई थी बच्चों, अभी निकाली, कितनी आई, वी माइनस यू। देखो जरूरत पड़ गई, जरूरत पड़ गई ना, अभी हम कह रहे हैं क्यों निकाला, हमने यही सोच के निकाला होगा, आगे की सोच ली थी, बटे ए। तो ओ ई का ये मान रखिए। अब देखो यहाँ टाइम का कोई पद नहीं आया, तो v माइनस यू बटे ए। देखिए मैथमेटिक्स का कितना अच्छा कॉन्सेप्ट आ गया है यहाँ पर। s बराबर 1/2, इसको मैं v प्लस यू लिख सकता हूँ, v प्लस यू प्लस v कह लें या v प्लस यू कह लें, एक ही बात है बच्चों। बात समझ रहे हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, v प्लस यू और इनटू v माइनस यू। ऐसा इसलिए किया, अभी समझ आ जाएगा आपके, बटे ए। तो बटे ए मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, जगह कम घिरेगी। ये कैसा बन गया बच्चों, बटे यानी अपॉन ए। तो देखें s बराबर 1/2, और नीचे a भी है, उसको यहीं लिख देता हूँ, 1/2 a। देखें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ v प्लस यू, v माइनस यू का गुणा कितना हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अगर मैं निकालूँ बच्चों, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a का गुणा इधर हो जाएगा, तो हो गया 2as। यू स्क्वायर, यू स्क्वायर जो है वो इधर पहुंचा दूं, तो v स्क्वायर बराबर हो गया यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। देखिए इस समीकरण में अब समय का पद नहीं आया। तो समय का पद न आए इसलिए हमने ऐसा किया बच्चों, ठीक है ना, बात समझ गए। तो ये जो समीकरण आई यही कहलाती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का तृतीय समीकरण। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें बच्चों, फिर आगे चलेंगे। हाँ तो बच्चों ये तीनों समीकरण मैंने एक साथ लिख दिए। गति के तीनों समीकरण आपके सामने हैं। पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। यानी पहला समीकरण बच्चों v u a और t में रिलेशन बता रहा है, दूसरा s u a और t में रिलेशन बता रहा है, तीसरा v u a और s में रिलेशन बता रहा है। तो ये समीकरण बच्चों कब के लिए हैं, जब वस्तु एक समान त्वरित गति से गति कर रही है। असमान गति में ये लग ही नहीं पाएंगे बच्चों ये इक्वेशंस। यानी उसकी जो स्पीड बढ़ रही है या घट रही है, मंदन हो रहा हो या त्वरित हो रही हो वस्तु, तो उस समय एक समान दर से वेग में परिवर्तन हो रहा हो, तो उस समय के लिए ये इक्वेशंस हैं बच्चों। तो अब यहाँ देखें, ये बात जो हमने कही कि वस्तु ने इतनी दूरी तय की, ब्रेक लगाए तो इतनी देर बाद रुक गई, ये सब बातें किन के लिए हैं, जो पृथ्वी पर स्थित जो वस्तु हैं बच्चों, पृथ्वी पर जो गतियां हो रही हैं उनके लिए हैं। जैसे ट्रेन दौड़ रही है, आप साइकिल चला के जा रहे हैं, आप बाइक चला के जा रहे हैं, ठीक है, आप ब्रेक भी लेते हो और आप स्पीड को ऐसे बढ़ा देते हो, बहुत तेज़ी से स्पीड को भी बढ़ाते हो और कभी स्पीड को कम करते हो। ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो आप एक्सेलरेशन देते हो अपनी बाइक को। तो एक समान त्वरित गति के लिए ये इक्वेशंस हो गई। लेकिन बच्चों पर्टिकुलरली इसका एक एग्जाम्पल लें, प्राकृतिक उदाहरण। कैसा, नेचुरल एग्जाम्पल। एक समान त्वरित गति का जो प्राकृतिक उदाहरण है लिख ही देता हूँ मैं। धैर्य रखें बच्चों, वीडियो लेंदी हो रहा है लेकिन आज पूरी बात हो जाने दो। एक समान त्वरित गति का प्राकृतिक उदाहरण। प्राकृतिक
उदाहरण जो है बच्चों वो है गुरुत्व के अधीन गति। अब होता क्या है, गति तो आप भी करते हैं, स्कूल पढ़ने आते हैं, विद्यालय में आते हैं, साइकिल चला के लाते हैं, तो क्या आप एक समान त्वरित गति कर सकते हैं? आप एक समान त्वरित गति तो छोड़िए, आप एक समान गति भी नहीं कर पाते हैं। कहीं ब्रेक लेने पड़ रहे हैं, कहीं साइकिल को तेज चलाना पड़ रहा है, कभी स्लो करनी पड़ रही है, तो वो असमान गति है और उसमें त्वरण भी असमान रहता है। लेकिन पृथ्वी बच्चों किसी के साथ अन्याय नहीं करती। आप 1 किलोग्राम का पिंड गिराइए, चाहे 10 किलोग्राम का गिराइए, और समय के साथ भी कोई भेदभाव नहीं है। ऊपर से गिराएंगे तो वस्तु का वेग, जैसे छत से, अपने मकान की छत से जब आप किसी पिंड को गिराएंगे बच्चों, ध्यान से समझना, तो वो क्या होगा, उसका वेग बढ़ता जाएगा, स्पीड। आपने छोड़ा तब उसका वेग 0 था, 0 वेग से छोड़ा, लेकिन वो वेग बढ़ाता जा रहा है, उसके वेग में वृद्धि होती जा रही है, क्योंकि वहाँ पृथ्वी एक त्वरण जनरेट कर रही है, गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है। तो पृथ्वी किसी वस्तु पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, उससे जो त्वरण जनित होता है, त्वरण पैदा होता है, वह कहलाता है गुरुत्वीय त्वरण। तो वहाँ गुरुत्वीय त्वरण फिक्स है, चाहे कितने ही द्रव्यमान की वस्तु गिरा दो, ठीक है। वहाँ ये नहीं कि एक सड़क पर 10 आदमी जा रहे हैं साइकिल लेके, एक तो चला रहा है बड़ी तेज़ी से, एक का त्वरण बहुत ज़्यादा है, एक का कम है, ऐसा नहीं करती। पृथ्वी की तरफ अगर आप कोई वस्तु गिराओगे तो वो सब पर कितना गुरुत्वीय त्वरण लगाएगी, जी, जिसकी वैल्यू ये है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे भिन्न भिन्न स्थानों पर इसकी वैल्यू भिन्न भिन्न होती है। ये सब चर्चा गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में करेंगे। तो जब हमने अपने मकान की छत से या किसी ऊंचाई से, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं कि आप कहो कि सर हम तो 6000 किलोमीटर ऊंचाई से पिंड को गिराएंगे, तब क्या एक समान त्वरित गति होगी? तो बच्चों वैसे ये टॉपिक बहस का नहीं है, तब नहीं होगी बच्चों, क्योंकि ऊंचाई के बदलने से, मतलब ऊंचाई में जब एक सिग्निफिकेंट वेरिएशन होता है तो जी का मान भी बदल जाता है। ये सब गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तब बात समझ में आएगी। यहाँ हम बात कर रहे हैं मकान से, टॉवर से, एरोप्लेन से, जब कोई वस्तु गिराई जा रही है उस समय की बात हो रही है। तो पृथ्वी सभी वस्तुओं पर एक नियत गुरुत्वीय त्वरण पैदा करती है, चाहे नीचे से ऊपर फेंकी जा रही हो, चाहे ऊपर से नीचे गिराई जा रही हो, तो उसमें त्वरण फिक्स होता है 9.8, यानी जी कह दो उसको। अब जी की वैल्यू डिफरेंट ऊंचाइयों पर, डिफरेंट स्थानों पर डिफरेंट होती है, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे हम, ज़्यादा ब्रॉड में नहीं जा रहे हैं। तो एक समान त्वरित गति का प्राकृतिक उदाहरण क्या हुआ बच्चों? गुरुत्व के अधीन गति। तो उस समय बच्चों यहाँ जो त्वरण है, यहाँ त्वरण जैसे 10 आदमी सड़क पर जा रहे हैं तो उनका त्वरण अलग अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ फिक्स है। तो हमने जब कोई वस्तु पृथ्वी पर गिराई जा रही है मकान की छत से, प्रारंभिक वेग 0 करके या जितना भी हो यू वेग से, या फेंक दी नीचे को, तो इसमें जो त्वरण होगा वो जी होगा, यानी ए बराबर हो गया यहाँ पर जी, त्वरण हो गया फिक्स। तो इन समीकरणों का रूप क्या हो जाएगा बच्चों? पहली समीकरण क्या हो जाएगी? v बराबर u प्लस जी टी। अब सवाल में ये नहीं कहना पड़ेगा इतने त्वरण से वस्तु चल रही है, बात समझना बच्चों। एक ही जगह जी हो गया फिक्स, यहाँ हम फिक्स नहीं कर सकते, क्या पता आप कितने त्वरण से गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हो, लेकिन पृथ्वी का पता है, पृथ्वी तो जी गुरुत्वीय त्वरण से ही अपनी तरफ आकर्षित करेगी किसी वस्तु को, यानी जब आकर्षित करेगी तो उस गति में जो त्वरण होगा वो जी ही होगा बच्चों। दूसरी इक्वेशन, यानी ए के स्थान पर जी कर दीजिए। ये कब कर रहे हैं बच्चों? यहाँ ध्यान रखें, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जब वस्तु जैसे आप लिख लेना अपने हिसाब से, जैसे ये पृथ्वी है, आप अपने हिसाब से नोट्स बना लेना।
जैसे ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर कोई पिंड ऊपर से नीचे की ओर गिराया जा रहा है, तो उस समय जो त्वरण है वो धनात्मक माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? मान थोड़ी रहे हैं, बेग में वृद्धि होती है ना बच्चों, पृथ्वी खींच रही है उसको, बेग में वृद्धि हो रही है तो ए पॉजिटिव आएगा ही। और ए के स्थान पर हम क्या लिख रहे हैं? जी, यानी ये जो जी लिखा है वो ए के स्थान पर लिखा है और वो है पॉजिटिव, तो कोई फर्क नहीं पड़ा इन इक्वेशंस में। एस दूरी है, अब यहाँ दूरी जो तय कर रही है बच्चों वो ऊंचाई है। जैसे छत की कितनी ऊंचाई से कोई वस्तु गिराई, तो एस की जगह अब हम क्या कर लेते हैं? ऊंचाई ले लेते हैं, एच लिख देते हैं। जब सड़क पर चलते हैं तो दूरी हो गई, ऊपर से गिरा रहे हैं तो वो राशि क्या हो गई? ऊंचाई, एच। तो एस की जगह एच है, तो ये भी दूरी जो वस्तु ने तय की, लेकिन अब वर्टिकल हो रही है, हॉरिजॉन्टल में एस से लिख दी, वर्टिकल में एच से लिख दी कि इतनी ऊंचाई से, तो यू टी, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं बच्चों, प्लस 1/2 ए के स्थान पर जी इंटू टी स्क्वायर। तीसरी बात करें, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए के स्थान पर जी और एस के स्थान पर एच। ये गुरुत्व के अधीन गति में समीकरण आ गई गति की, जब वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है। ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर गिराई जा रही है, पृथ्वी की ओर आ रही है। अब पृथ्वी से कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो बच्चों क्या होगा? यानी अब कौन सी कंडीशन, ये क्वेश्चंस कब हैं? जब वस्तु ऊपर, पहले ही बना दिया मैंने, जब वस्तु पृथ्वी की ओर आ रही है, ऊपर से छोड़ी गई है। अब क्या है, अब क्या कर रहे हैं वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब हम पिंड को नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं यू वेग से। किसी भी पिंड को हमने फेंका यू वेग से ऊपर की ओर, तो जब ऊपर वस्तु जाती है, ये तो आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं, तो क्या होता है बच्चों, उसकी स्पीड कम होती जाती है, कम होती जाती है, और एक पोजीशन और एक समय ऐसा आता है कि जहाँ पर उसका वेग शून्य हो जाता है, फिर वो वापस नीचे लौट के आने लगती है। यानी जब ये ऊपर जा रही है तो मंदन हो रहा है, वेग में कमी आ रही है, तो यहाँ जो त्वरण है बच्चों वो नेगेटिव होगा। पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो नेगेटिव लोगे, तो जहाँ जहाँ जी लिखा है वहाँ नेगेटिव जी कर दो, तो समीकरणें ये बन जाएंगी। पहली v बराबर u माइनस जी टी, दूसरी h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तीसरी v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस जी एच। तो ये समीकरण हो गई। वैसे मैं आपको बड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ, आपको अलग अलग याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट यही है, इक्वेशन ऑफ मोशन यही है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इतना कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाते कि सर जी प्लस का लें कि माइनस का लें, तो उनको समझाने के लिए ठीक है, लेकिन ये बात सीधी सीधी है कि मंदन तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, और अगर त्वरित हो रही है वस्तु तो पॉजिटिव होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन चलिए, हम जब पढ़ाते हैं बच्चों तो हमें हर कैटेगरी के बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है। कोई बच्चा, चलो छोड़ो, इस टॉपिक पे मैं बात नहीं कर रहा, बच्चे फील कर जाएंगे, सब बच्चे एक से होते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए, ये आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं कि एक समान त्वरित गति में जो हमने इक्वेशंस ऑफ मोशंस निकाली वो आपकी समझ में आई होंगी। ये इक्वेशंस जो हमने निकाली बच्चों किस विधि से निकाली? ग्राफिकल मेथड से, ग्राफ के द्वारा निकाली। लेकिन अब इन्हीं इक्वेशंस को अगले लेक्चर में हम निकालना चाहते हैं समाकलन विधि से। लेकिन अब आप कहेंगे सर हमें समाकलन तो आता ही नहीं। तो चलिए खैर, चिंता की कोई बात नहीं है बच्चों कि समाकलन और अवकलन पहले सिखा देते हैं, तब इन समीकरणों को निकालेंगे। तो कल के लेक्चर में बच्चों हम अवकलन और समाकलन सिखाएंगे, ठीक है? ओके, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद वीडियो को बंद कर दें, क्योंकि मैं भी यहाँ से आपसे गुड बाय कर रहा हूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।